हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अब तक ह्यूमन एवोल्यूशन से लेकर और ह्यूमन एवोल्यूशन से लेकर पाषाण काल तक के अब तक सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई वहाँ से स्टार्ट मैंने किया। फिर धीरे 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 मैमल्स आए, फिर मैमल्स के बाद होमोसैपियंस आया। फिर होमोसैपियंस कैसे कैसे पाषाण पाषाण युग से कनेक्ट हुआ। फिर पाषाण युग के अंत में नव पाषाण के काल में अंत में जाते जाते तांबे की खोज हुई नव पाषाण काल का। तो अगला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इन सब भी संबंधित अब तक जितने भी सभी स्टेट पीसीएस में और आरओ में या यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको अ, हल करवाऊंगा। तो आइए, मैंने सैंपल पे जो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं उसको आइए अभी देखते हैं। तो मैंने लिखा है मानव का विकास एवं पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मैंने आपको जब ह्यूमन एवोल्यूशन बता रहा था तो उसमें जब आप नर्मदा घाटी का मैंने चेंज किया था, जब एमपी के साइट्स बता रहा था मैं, मध्य प्रदेश की जो साइटें हैं मैं उसको बता रहा था। तो उसमें आपको मैंने बताया था कि होशंगाबाद चाहे हो, चाहे रायसेन डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आदमगढ़ हो, जो भी हो, सारी साइटें कहाँ मिल रही हैं? ये सारी साइटें मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि विंध्यन रेंज, जो नर्मदा घाटी और विंध्यन रेंज का जो एरिया था, वहाँ से ही मैंने आपको बताया था कि हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, क्या क्या मिला था? मानव के खोपड़ी के जीवाश्म मिले थे। मानव खोपड़ी के जीवाश्म सबसे पहले कहाँ से मिले थे? नर्मदा घाटी, हथनोरा ग्राम। तो यहाँ तो सीधे सीधे आप नर्मदा घाटी टिक कर सकते हैं कि नर्मदा घाटी क्वेश्चन ये सही है। अब मैंने आपको लेक्चर में बताया था, आप लेक्चर देख लेंगे एक बार ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं और इस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप मेरा पूरा लेक्चर आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको बीच बीच में वो क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि हर हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट है, और आप सभी लेक्चर देख लेंगे, इसके बाद जब आप क्वेश्चन हल करेंगे ना, तो एकदम आपको एकदम चुटकियों का जैसे आप अभी देखे होंगे कि पहला क्वेश्चन था कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी ये आपकी कहाँ पे है? साउथ में है, तमिलनाडु के आसपास पड़ती है। तो साउथ में तो मैंने ऐसा कोई नीलगिरी पहाड़ी के आसपास मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि जहाँ पे मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हों या मानव जीवाश्म मिला हो। शिवालिक पहाड़ी ये आपका चला जाएगा अ, हिमालय का जो आउटर एरिया है वहाँ पे चला जाएगा शिवालिक पहाड़ी। नलमाला पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में पहाड़ी है, और नर्मदा घाटी अपना मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में बहुत साइटें हैं, पूरा पाषाण काल की भी साइटें हैं, मध्य पाषाण काल की भी साइटें हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो न ये होगा, न ये होगा, न ये होगा, आपका नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, आपको देख के ही हल कर दिए होंगे। अब जैसे दूसरा मैंने लिखा है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका नाम सुन के ही आपके दिमाग में गुफा आ गया होगा तुरंत। आप भीमबेटका सुनेंगे क्योंकि भीमबेटका भी कहाँ है? ये भी एमपी में है। एमपी में कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट। तो अब सारी चीजें एमपी में है। आप देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो एमपी की जितनी साइटें हैं वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इसीलिए एमपी में ही क्या बना दिया गया था? मानव संग्रहालय बना दिया गया, क्योंकि एमपी से बहुत साइट मिली है। तो इसको देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए शैलचित्र। तो भीमबेटका तो एक गुफा है। और मैंने बताया था आपको कि जब मानव गुफा में रहता था, मौसम बाहर बड़ा हार्श रहता था, तो जब गुफा में रहता था तो मानव जन्म से ही कलाकार होता है, तो अंदर चित्रकारी कर देता था, वही शैल चित्र है। तो उन्होंने भीमबेटका गुफा के अंदर चित्रकारी की है, तो वही लिखा है गुफाओं के लिए शैल चित्र। तो ये गुफा तो है ही, लेकिन इसके अंतर्गत जो कलाकारी मानव ने किया है, जो चित्रकारी की है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है।
वो आज तक वैसे की वैसी पड़ी हुई है। अब पता नहीं किस कलर से किया। अब जैसे किताबों में मिलता है कि कभी कभी मानव के खाल से, पेड़ों के छाल से, खून से सब मिक्स करके बना के सरकंडी यूज करता था, कभी कभी उंगली से लिख देता था। तो ये सारी चीजें हैं किताबों में। तो उससे ऐसा लिख दिया है कि आज तक वो पड़ा है, मिटा नहीं है। तो इसलिए जो है भीमबेटका का गुफाओं के लिए संरक्षित। बाकी खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी। सोन नदी का उपागम स्थल भी मैं आपको बता ही देता हूँ। ये आपका है अमरकंटक, नाम सुने होंगे आप। अमरकंटक से ही सोन नदी का उपागम होता है। उपागम उपागम मतलब उद्गम स्थल, कहाँ से वो उत्पन्न हुई। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए शैलचित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो भैया मानव के साथ कुत्ता, मैंने आपको बताया था कि एक विचित्र प्रथा थी। वो कहाँ पे पाई जाती थी? मैंने आपको किस किस संदर्भ में बताया था, किस काल के बताया था? नवपाषाण काल में बताया था कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता है। नवपाषाण काल की साइट थी, आप जाइए पढ़िएगा। मेरी साइट वाले लेक्चर में, पाषाण काल के साइट्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें अंत में मैंने बताया है कि नवपाषाण काल में कश्मीर में दो साइटें थी। एक था गुफ कराल, एक था बुर्ज होम। दो साइटें थी। तो उसमें बुर्ज होम जो है, ये बुर्ज होम, ये है आपका मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से। तो इसमें बुर्ज होम सही। बाकी कोल्डियावा तो मैंने आपको बताया था, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी, मांडो, वो जो सारे सारे पाषाण कालों के साक्ष्य मिलते हैं, मांडो। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? आप अगर मेरा लेक्चर ध्यान से सुने होंगे तो 100% है। ध्यान से सुने होंगे तो 100% है कि ये सब चुटकियों का खेल है आपके लिए। तो इसमें एक ही कब्र से मानव कंकाल निकले हैं। नंबर 1 सराय नहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से, डी लंगनाज से। तो लंगनाज तो मैंने, मुझे लगता है कि मैं अपने लेक्चर में लंगनाज जिक्र नहीं किया हूँ, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। अब बचा 3 ऑप्शन। ये तीनों साइटें कहाँ से हैं? तीनों साइटें कहाँ से भाई? मानव कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल किस किस आपको, ये सराय नहर राय, दमदमा और महदहा, ये मध्य पाषाण काल की साइट है। और मध्य पाषाण काल की साइट कहाँ की है? प्रतापगढ़ यूपी की है। ये तीनों साइट प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ यूपी की है। और तीनों साइटों से नरकंकाल और ये मिले थे। लेकिन इसमें से कौन सा सही है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो कौन सा सही है? दमदमा। एक बार लेक्चर आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। दमदमा सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब ये तो आपकी चुटकियों का खेल है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। एमपी में किस डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ पे एमपी लिखा नहीं है कहीं, इसलिए आप, भोपाल में है नहीं। भोपाल में तो वो मानव संग्रहालय बना दिया गया है। आसपास के जो भी मानव जीवाश्म मिले, साइटें मिली, उसी के कारण भोपाल में मानव संग्रहालय बना दिया गया। ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। इसी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल्लागंज में आपका भीमबेटका गुफा स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सराय नहरराय से, ऑप्शन बी महदहा से, सी लखैया से, डी चौपानी मांडो से। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? मैंने आपको बताया था कि पाषाण उपकरण प्लस आभूषण। हड्डी के, हड्डी मैंने लिखा था, कोष्टक में लिखा था उपकरण और आभूषण। तो उसमें देखिए महदहा है, इसका आंसर महदहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 7,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो जब भाई पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित है तो हम लोगों के कल्चर से संबंधित विषय है, हम लोगों की विरासत है, ये कल्चर संबंधित विषय है, इसलिए कल्चर में जाएगा। तो सीधे सीधे आपका संस्कृति जाएगा। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपको मैं भी बताता हूँ। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? यानी कि मानव सभ्यता के विकास की सबसे बड़ा मानव संग्रहालय कहाँ है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो वही संग्रहालय है जिसका नाम राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, बाद में उसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया। तो वही एमपी में भोपाल, तो इसमें भोपाल है ही, तो इसलिए भोपाल को टिक लगा देंगे। सही हो गया भोपाल। देखिए कितने कितने आसान आपके लिए हो गए हैं, क्योंकि क्यों है भोपाल में, एमपी में क्यों बनाया गया, भोपाल में बनाया गया, मैंने आपको बताया है, पिछले लेक्चर में बताया है कि भोपाल में क्यों है। क्योंकि सारा साइट्स जैसे आदमगढ़ हुआ, होशंगाबाद हुआ, रायसेन रायसेन में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका हुआ, हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी हुआ, ये सारे स्थल कहाँ मिल रहे हैं? एमपी में मिल रहे हैं। तो बस क्या किया, उठा के वहीं पे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना दिया। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो इसको रटने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए सीधे सीधे भोपाल हो गया। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसमें भी भोपाल है, तो ये भी भोपाल हो गया। फिर भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है तो इसी का, लेकिन मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनका ये इन्होंने जब हड़प्पा सभ्यता का हो रहा था डेवलपमेंट, उस समय इनका कुछ योगदान रहा है। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है भारतीय पुरातत्व के जनक, इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बताया जाता है, क्योंकि उस समय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था वो ब्रिटिश ब्रिटिश का था। तो लॉर्ड कैनिंग ने ही इन्हीं को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इन्हों को जिम्मेदारी सौंप दी थी। इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। जॉन मार्शल को बीच बीच के वर्ष में महानिदेशक बनाया गया था, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो उसका जॉन मार्शल को बनाया गया था कि महानिदेशक बनाया गया था कुछ वर्षों के लिए, कि 1902 से 1928 एक मोटी मोटा है उस समय। कनिंघम ने तो एएसआई की स्थापना ही की थी। जेम्स प्रिंसप तो उसमें आ जाते हैं आपके, जब आगे लिपि की खोज की, अशोक की लिपियों को पढ़ा, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो ये आगे मैं बताऊंगा। और आगे अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए बुरझोम, बी कोल्डियावा, सी ब्रह्मगिरी, डी संगन कल्लू। तो गर्त आवास के साक्ष्य, गर्त आवास का मतलब क्या होता है? गड्ढे में का घर, वही गर्तावास है। गड्ढे का घर ही गर्तावास होता है। तो मैंने आपको नवपाषाण काल में कश्मीर में 2 साइटें आपको बताई थी, बुरझोम और गुफ कराल। तो बुरझोम में भी गर्तावास पाए गए थे और गुफ कराल में भी गर्तावास पाए गए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बुरझोम है, तो हम किसको टिक लगाएंगे? बुरझोम को। बस आप लेक्चर मेरा पूरा 100% लेक्चर आप देख लेंगे, सारे क्वेश्चन एकदम आपको, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा आपको 1-2 बार हल कर लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन लगभग लगभग 95% क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों की मिलान कीजिए। अब इसमें मिलान करना है। यहाँ इधर दिया है ऐतिहासिक स्थान, इधर दिया है विख्यात कारण, माने ये स्थान किस कारण विख्यात है, यही पूछ रहा है। तो बुरझोम, अभी मैं जैसा कि बुरझोम आपको बताया, बुरझोम क्यों विख्यात है? क्योंकि वहां से गर्तावास मिले हैं। गर्तावास आगे है नहीं, इसलिए
इससे नहीं मिलेगा। अगला है चंद्रकेतुगढ़। बुरजोम कहाँ था? कश्मीर में है। अगला है चंद्रकेतुगढ़। अच्छा, चंद्रकेतुगढ़ के बारे में आपको मैं बता दूं, चंद्रकेतुगढ़ है पश्चिम बंगाल में, और ये पश्चिम बंगाल से एक पुरातत्व की साइट पाई गई है चंद्रकेतुगढ़। तो ये चंद्रकेतुगढ़ है। यहाँ पे ये जो सामने है यहाँ पे टेराकोटा, ये सही है, क्योंकि वहाँ टेराकोटा कलाकृतियों की। अब टेराकोटा कलाकृतियाँ क्या है, ये क्या है, ये सब आपके आर्ट और कल्चर का पार्ट है। तो जब मैं आर्ट और कल्चर आपको बताऊंगा तब ये उसमें क्लियर हो जाएगा। गणेश्वर, गणेश्वर तो आप जैसा कि जानते ही हैं, राजस्थान के खेतड़ी में गणेश्वर है, जहाँ से तांबे की तांबा पाया गया है। तो भाई जब तांबा पाया गया है, पहले पत्थर था ही, तो ताम्र पाषाणिक हो जाएगा, तो इसलिए गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियां हैं, माने तांबे की कलाकृतियां गणेश्वर में। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये हो गया आपका, इससे मिल जाएगा, ये नहीं है बस, बाकी दोनों ये सही मिलान है। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे ये? तो भैया ये रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के थे, और इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में वहाँ से सहयोग के लिए भेजा गया था। तो इनके पास पुरातत्वविद थे ही, क्योंकि इन्होंने हैंडेक्स खोजा था। तो हैंडेक्स भाई, पुरातत्व वही खोजता है, जो पुरातत्वविद रहता है वही तो जाके वहाँ पे खुदाई करवाएगा, खोजेगा क्या है क्या नहीं है। तो पुरातत्वविद तो आपका क्लियर है। बाकी ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। अब इसमें से ए को भी आप सही कहेंगे, बी को भी सही कहेंगे, ए और बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए, पढ़िए इसको। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र मतलब वही जो एमपी में मैंने आपका बताया था, विंध्यन रेंज। ये आप एमपी का ये मानचित्र था, ऐसे करके, ऐसे करके एमपी का मानचित्र था ना, ऐसे करके, तो ये विंध्यन रेंज बीच में थी, तो वही विंध्यन रेंज है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो मोराना पहाड़ से, तो मोराना पहाड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। और यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से औजार मिले हैं। कैसे औजार? पाषाणिक औजार। मोराना पहाड़ से ज़्यादा मात्रा में औजार मिले हैं। इसके बाद तुम्हारा गगरिया भी यूपी में है। फिर और ये बगही खोर से भी तुमको औजार मिले हैं, लेकिन लेखैया से। बगही खोर भी मिर्जापुर में है, लेखैया भी मिर्जापुर में है, लेकिन लेखैया से जो है 17 नरकंकाल मिले हैं। लेखैया मिर्जापुर में है, 17 नरकंकाल मिले हैं यहाँ से। इसलिए सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखैया से। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेखैया हो जाएगा। और ये विंध्यन रेंज का एरिया है, लेखैया, बगही खोर, मोराना पहाड़, सब विंध्यन रेंज में आता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया लेखैया। दूसरा क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ, तो आप तो जैसा कि जानते हैं कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? जब हिमयुग समाप्त हुआ, और जब मानव जब मानव पेड़ों पर से उतर के मैदानों में आ गया, तो छोटे मोटे घास फूस निकले, तो फिर धीरे धीरे पशुपालन करना प्रारंभ किया। तो मध्य पाषाण काल के अंत तक जाते जाते पशुपालन का, तो वही है, निचले पूर्व पाषाण काल ऑप्शन में है। निचले पूर्व का मतलब होता है लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पूरा पाषाण काल, ये है। फिर मध्य पूर्व पाषाण काल का मतलब मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण काल। फिर ऊपरी का मतलब उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन हुआ किस में था पशुपालन? मध्य पाषाण काल में। ये तो पूरा पाषाण काल का ही तीनों है। तीनों पूरा पाषाण काल में ही आएंगे। पूरा पाषाण काल का मैंने 3 भाग बताया था। एक जलवायु परिवर्तन के आधार पे उसका बेस था, और एक पाषाण उपकरणों के प्रकृति में परिवर्तन के आधार पर थे। तो वही ये 3 भाग है। बाकी मध्य पाषाण काल इसका जो है पशुपालन का उत्तर हो गया।
अब आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो भैया पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलेंगे? जो मध्य पाषाण काल के स्थल होंगे। तो मध्य पाषाण काल के स्थल कौन है? आदमगढ़ है, आदमगढ़ है। मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं? आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ है? एमपी में, एमपी डिस्ट्रिक्ट, एमपी में, एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदमगढ़। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस, ये सब सारे मैंने आपको लेक्चर में बताया है, बस आपको मैं एक, ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं। कोई यूपी पीसीएस, कोई यूपीएससी, कोई किसी में, कोई कोई आरओ एआरओ, सभी में आए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण आपको, हड्डी के उपकरण आपको कहाँ कहाँ से इसमें प्राप्त हुए हैं बताइए? तो मैंने महदहा में भी बताया था उपकरण, और सरायनहर राय में भी बताया था। महदहा में मैंने क्या बताया था? हड्डी के उपकरण और आभूषण दोनों बताया था। सरायनहर राय में केवल उपकरण बताया था। तो इसमें सी और डी दोनों सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। कृषि कब कब प्रारंभ हुआ था? खाद्यान्न जोड़ दिया तो खाद्यान्न का मतलब वही चावल गेहूं, यही सब खाद्यान्न में आता है। तो चावल गेहूं तमाम की कृषि कब प्रारंभ हुई? तो भैया जब मध्य पाषाण काल खत्म हुआ, नव पाषाण काल जब चालू हुआ, तो उसी समय कृषि प्रारंभ हुई। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? नव पाषाण काल, ये है आंसर, ये नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल है नहीं, पूरा पाषाण काल है नहीं, प्रोटो ऐतिहासिक काल है नहीं। प्रोटो का मतलब यहाँ आप समझ रहे होंगे, मैंने आपको बताया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, बस उसी संबंधित है वो। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज। तो भैया मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज आपको मैं अभी पिछले ही लेक्चर में बताया था कि मेसोपोटामिया और इराक, फर्टाइल क्रिसेंट, ये सारी चर्चा मैंने की थी कि आदमी वहीं सभ्य हुआ, वहीं लिपि का विकास हुआ, वहीं शहरीकरण हुआ। तो सबसे पहले तो वहीं कृषि का भी हुआ। तो वैश्विक स्तर पे मानव ने वहाँ 7-8 फसलें उगाई थी, लेकिन उसमें जौ नंबर 1 पे थी। तो इसलिए मानव द्वारा, मानव द्वारा का मतलब ये वैश्विक स्तर पे पूछ रहा है। अगर यहीं भारत लिख देता तब आंसर दूसरा हो जाता, लेकिन मानव द्वारा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जौ। गेहूं चावल बाजरा नहीं है। अगला है क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है, और इस डेनमार्क संग्रहालय में, इस कोपेनहेगन संग्रहालय में क्या किया गया था कि जैसे जैसे सबसे पहले पाषाण युग था, फिर कांस्य युग आया, डेवलपमेंट मैंने बताया था ना कि नव पाषाण काल के अंत जाते जाते क्या हुआ? तांबे की खोज हुई। तो जब तांबे की खोज होगी तो कांसा, उसी में टिन मिला के कांसा बना देगा, तो कांस्य युगीन सभ्यता आ जाएगी। फिर कांस्य युगीन सभ्यता आगे जब वैदिक एज जाएंगे तो उसमें लोहा की खोज हो जाएगी, तो लौह युग हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग, इस संग्रहालय में तीनों युगों से अलग अलग सामग्रियों को इन्होंने, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने अलग अलग किया। तो इसमें ये तो याद करने की कोई ऐसी है नहीं, ये थॉमसन ने किया था। आंसर ए, थॉमसन। आइए 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिला के भारतीय उपमहाद्वीप था। अब उसमें पूछ रहा है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कब प्राप्त होंगे? नव पाषाण काल में ही प्राप्त होंगे। और नव पाषाण काल की साइट्स देखना है अब इसमें
कि नवपाषाण काल की कौन कौन से। अब इसमें देखिए, ए है कुल्डी हवा, बी है लहुरा देव, सी है मेहरगढ़, डी है टोकवा। ए कुल्डी हवा, बी लहुरा देव, सी मेहरगढ़, डी टोकवा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको मैंने अंतिम लेक्चर में बताया था कि लहुरा देव, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, ये तीनों मैंने बताया था। लहुरा देव कब था? लहुरा देव से क्या प्राप्त हुआ था? लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? 6000 बीसी में क्या प्राप्त था? चावल प्राप्त था। फिर 7000 बीसी में मेहरगढ़, गेहूं और जौ। फिर कोल्डिहवा से के चावल। तो सबसे पुराना कौन सा हुआ? सबसे पुराना तुम्हारा हुआ लहुरा देव। सबसे पुराना लहुरा देव युद्ध हुआ। कोल्डियावा सबसे बाद का है। मेहरगढ़, अच्छा लहुरा देव रिसेंट डेवलपमेंट है। मैंने आपको बताया था कि लहुरा देव पहले, इसके पहले मेहरगढ़ ही कहा जाता था। लेकिन जब लहुरा देव से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हो गए 6000 बीसी में, तो लहुरा देव हो गया। मेहरगढ़ जो है ये 7000 बीसी में था। तो इसका क्या हो गया आंसर? लहुरा देव। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम। देखिए क्वेश्चन सब एक ही है, ये भी फिर ये भी वही है। तो सब में क्वेश्चन है, बस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अलग अलग है। इसमें देखिए कोल्डिहवा, लहुरा देव, मेहरगढ़। इसमें देखिए ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, कोल्डिहवा, मेहरगढ़। अब देखिए ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, तो बुर्ज होम आपकी साइट है, नवपाषाण काल की ही साइट है, लेकिन वो कश्मीर में है। उसमें क्या प्राप्त हुआ था? गर्तावास प्राप्त हुआ था, नरकंकाल प्राप्त हुए थे, तो बुर्जोम है नहीं। कुलडियावा और मेहरगढ़ में से कोई एक होगा। तो जब इसमें लहुरा देव नहीं है, तो लहुरा देव नहीं है, तो लहुरा देव के बाद मेहरगढ़ आएगा, तो इसमें ऑप्शन मेहरगढ़ हो जाएगा। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लहुरा देव नहीं है ऑप्शन में तो मेहरगढ़ लगाएंगे, लहुरा देव और मेहर दोनों ऑप्शन में है तो लहुरा देव लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का मतलब क्या है? यानी कि नवपाषाण काल, वो साइट्स कहाँ होगी? नवपाषाण काल की ही साइट्स है। तो ये सब सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है? नवपाषाण काल के साइट से। अच्छा, ये सब कृषि से संबंधित है। इसमें देखिए सारे क्वेश्चन कृषि से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित अभी आपको लगभग 10% क्वेश्चन आप हिस्ट्री के सरल कर सकते हैं। बाकी 90% क्वेश्चन जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो उसमें जब पुर्तगाली आए थे तो वो क्या क्या लेकर आए थे, उसके पहले क्या था, 90% वहाँ आपको क्लियर होगा कि क्या क्या कृषि आई थी, क्या क्या भारतीय थी, क्या क्या बाहर से आई थी। ये 10% का है, तब आपका लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। तो जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा तब उसमें वो आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी वही क्वेश्चन है, बस क्या है ऑप्शन चेंज है। लोथल, लोथल क्या है? लोथल अभी मैं आपको जब हड़प्पा बताऊंगा तो उसमें लोथल एक बंदरगाह है। हड़प्पा हो गया, ये हड़प्पा आप जान ही रहे हैं। मेहरगढ़, मुंडी गाक। अब ये मुंडी गाक भी क्या है? हड़प्पा स्थल ही है। तीनों हड़प्पा स्थल हैं, मतलब तीनों इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। लेकिन मेहरगढ़ क्या है? आपका ऑप्शन मेहरगढ़ सही है। फिर नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय मतलब कृषि के शुरुआत, अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का मतलब क्या? ये है आपका भारत, ये है आपका भारत। तो ये नॉर्थ, नॉर्थ वाला एरिया ये हो गया, और पश्चिम, ये ऐसे तो बनता है। ये क्या हो गया आपका ईस्ट, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो वेस्ट। तो ये आपका नॉर्थ वाला, एक आ रहा है उत्तरी पश्चिमी, क्या है यहाँ पे ऑप्शन था ना, उत्तर पश्चिमी। तो उत्तर कहाँ है? उत्तर ये है, नॉर्थ ये हो गया, पश्चिमी ये पश्चिम है, यानी कि इस वाले एरिया में, उत्तर पश्चिम मिला के इस वाले एरिया में।
इस वाले एरिया में क्या था, जब आपको मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बताऊंगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी डेवलपमेंट यही हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस स्थान पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुंडीगाग ये हड़प्पा स्थल है, मेहरगढ़ इसमें से कोई नहीं है, केवल ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ भी कहाँ था, मेहरगढ़ भी बलूचिस्तान में है। तो ये कहाँ पड़ेगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही पड़ेगा, तो यानी कि मेहरगढ़ सही है। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, बस ऑप्शन आपका चेंज होता गया है। लेकिन बात ये है कि ये कभी यूपीपीएससी में पूछा है, कभी आरओआरएम में पूछा है, कभी बीपीएससी में पूछा है, ऐसे चेंज कर करके। आपका टॉपिक वही है, टॉपिक वही है, उसका कंसेप्ट भी वही है, बस क्या किया है कि ऑप्शन को चेंज करके घुमा घुमा के उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आए हैं। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसे भी घुमा के पूछेगा आप उसका जवाब दे ही लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत कठिन लग रहा, क्योंकि मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको बताया उसमें आप देखेंगे तो ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इसमें ऑप्शन है अंजीरा से, दम्ब सादात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब भारत में कृषि एवं पशुपालन के, तो भाई जब कृषि के साक्ष्य जहाँ से प्राप्त होंगे तो जाहिर सी बात है कि पशुपालन वहाँ रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि पशुपालन की शुरुआत क्या हो गई थी, मेसोलिथिक में हो गई थी। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई और नवपाषाण में जाके खत्म हो गई। ये शुरुआत हो गई थी, ये चीजें सारी चीजें आगे चलती रही और उसी में नई नई चीजें खोज होती रही। तो नवपाषाण काल में पशुपालन भी होता था और कृषि भी होता था, बस अंतर इतना है कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई थी और मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई थी केवल। बाकी तो पशुपालन नवपाषाण काल में भी रहेगा। तो यहाँ इस ऑप्शन को ये पशुपालन देख के नहीं कि भैया ऐसी कौन सी साइट है जहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों मिले हैं, तो भैया जहाँ कृषि रहेगा वहाँ पशुपालन तो रहेगा ही, क्योंकि कृषि कृषि कब स्टार्ट हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। तो इसको देख के घबराना नहीं है। अब इसमें देख लिए प्राचीनतम साक्ष्य भारत में, तो वही मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, मेहरगढ़ सही है, एकदम आसान है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। अब कथन पढ़िए, पढ़ रहा हूं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भाई कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हैं और वैश्विक संदर्भ में भी प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से चावल, लहुरा देव कहाँ है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, इसलिए ये ऑप्शन आपका पहला वाला क्या होगा, सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन पढ़िए, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ धान है ही, वहां मिला ही था। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा, दोनों सही है, तो एक और दो दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ता हूं पहले। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा, बी किले गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। अभी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ दिया। अब ये लिखा है कि प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो भाई प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कब मिले थे, प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कब मिले थे। अब वो जो मैंने पाषाण युग की विशेषताएं बताया था तो उसमें 3 लाइन मैंने बताई थी, 3 स्टेजेज। एक में वो आदमी झिंगा लाला हुओं वाली स्थिति, जब जब हिमयुग था, फिर जब हिमयुग खत्म हुआ तो फिर छोटे छोटे उपकरण, छोटे छोटे जानवर आने लगे। फिर जब हिमयुग जब धीरे धीरे पृथ्वी गर्म हुई, फिर जब कृषि की शुरुआत हुई, तीसरा स्टेज था कृषि की शुरुआत जब हुई। तो ये किससे संबंधित है, जब झिंगा लाला हुम स्थिति थी, जब स्टोन वो था, हिमयुग था,
तो हिम युग में मानव क्या था, अस्थाई जीवन था। थोड़ा बहुत अस्थाई हुआ मध्य में, लेकिन पूर्ण रूप से अस्थाई कब हुआ, जब कृषि की शुरुआत हुई। तो भाई कृषि के जहाँ से साक्ष्य मिलेंगे वहीं से अस्थाई जीवन भी माना जाता है। जहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलेंगे, तो प्राचीनतम, यहाँ लिखा है प्राचीनतम अस्थाई जीवन, यानी कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जहाँ से मिलेंगे वही अस्थाई जीवन माना जाएगा। तो इसमें कौन सा है, धौलावीरा है कि किले गुल मोहम्मद है कि कालीबंगा है कि मेहरगढ़ है। अब मेहरगढ़ ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ होगा। क्यों, क्योंकि लहुरा देव इसमें नहीं है। लहुरा देव रहता तो लहुरा देव माना जाता। अब अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन ए औदे, बी बोरी, सी बागौर, डी काली बंगा। तो मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन की शुरुआत हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं। बोरी कहाँ का है, बोरी किस किस काल का, किस काल की साइट है। बोरी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी, हथनोरा ग्राम, पूरा पाषाण काल में कौन सी साइट थी, जहां से मानव के जीवाश्म, मानव खोपड़ी मिली है। तो ये चला गया तुम्हारा पूरा पाषाण काल में। बागौर, बागौर और आदमगढ़ मैंने बताया था, बागौर में भी पशुपालन के साक्ष्य मिले थे और आदमगढ़ में भी मिले थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बागौर। आप लेक्चर को एक बार पुनः देख लीजिए, एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन, इसलिए जो है लेक्चर देख के इसके बाद आइए, देखिए इसके एकदम एकदम आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग अभी मैं आपको बताया नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मैंने चर्चा। चालकोलिथिक मतलब हिंदी, चालकोलिथिक इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसको कहते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, ताम्र पाषाणिक युग, चालकोलिथिक। तो मैंने अगला लेक्चर आपको मैं ताम्र पाषाणिक युग ही बताऊंगा। तो ताम्र पाषाणिक युग कब आया, नव पाषाण काल के अंत तक जाते जाते मानव ने किसकी खोज की थी, कापर की, तांबे की। और पाषाण तो यूज कर ही रहा था। तो अगला जो पाषाण प्लस तांबा मिला के क्या हो गया, ताम्र। ताम्र मतलब तांबा, पाषाणिक मतलब पाषाण मतलब पत्थर। तो ताम्र पाषाणिक, तांबा पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर मिला के जो औजार बनाए जाएंगे वो ताम्र पाषाणिक युग होगा। तो इसमें तो क्या आंसर होगा, ताम्र पाषाण है ही, तो ताम्र पाषाण हो जाएगा आंसर। नव पाषाण इसलिए नहीं होगा क्योंकि नव पाषाण में, नव पाषाण के अंत तक जाते जाते हुआ था तांबे की खोज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आमी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा, ये सब, कालीबंगा हुआ, कोटदीजी हुआ, आमरी हुआ, ये सब आपको हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता में सब स्थल हैं ये तीनों। अगर आप तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लेंगे तो आप तो ऐसे ही छांट लेंगे कि भैया ये तो हड़प्पा सभ्यता का है, तो बचा मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। तो निम्न किस पूरा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाषाण से लेके हड़प्पा तक के साक्ष्य मिलना चाहिए। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि पाषाण से लेके हड़प्पा तक के साक्ष्य कहाँ मिले थे, दो मैंने बताया था, एक चौपानी मांडो मैंने बताया था और एक मेहरगढ़ बताया था। चौपानी मांडो में क्या था और मेहरगढ़ में क्या था। चौपानी मांडो में कहाँ से कहाँ तक के साक्ष्य मिलते थे, मेहरगढ़ में कहाँ से कहाँ तक साक्ष्य मिलते थे। ये जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आंसर तो मेहरगढ़ है, आपको ऐसे ही पता चल गया मेहरगढ़ ही आंसर है, लेकिन एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, 100% क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथन सही है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है। ए, मेहरगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो क्या मेहरगढ़ मध्य पाषाण कालीन स्थल है। भाई मेहरगढ़ में जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, तो जौ और गेहूं कृषि है, तो कृषि तो नव पाषाण में शुरू हुई थी, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, बागौर नव पाषाण कालीन स्थल है। बागौर, बागौर में आपको बताया था कि बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और पशुपालन
किस काल का है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरुआत हुई थी, तो इसलिए ये भी आंसर, ये भी जो है आंसर नहीं होगा। तीसरा, चौपानी मांडो मध्य पाषाण कालीन स्थल है और पल्लवरम नव पाषाण कालीन स्थल है। तो पल्लवरम आंसर सी होगा आपका। लेकिन पहले इसको समझ लिए पल्लवरम क्या है। पल्लवरम क्या है? पल्लवरम भी मैंने बताया था। पल्लवरम अतिरम पक्कम, ये आपको मैंने तमिलनाडु की साइट है। क्या मिला था? हैंड एक्स। एक में कुल्हाड़ी हैंड एक्स कुछ मात्रा में, एक में ज़्यादा मात्रा में। तो किसका स्तर? हैंड एक्स किस काल का है? हैंड एक्स किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, पल्लवरम भी। तो आंसर कौन सा है? सी, चौपानी मांडो। अब यहाँ पे देखिए, चौपानी मांडो मध्य पाषाण कालीन, चौपानी मांडो मध्य पाषाण कालीन, यही चौपानी मांडो में आप देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक साक्ष्य मिलते हैं, वीडियो देखिए क्लियर हो जाएगा। अगला है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की। ये क्वेश्चन ये मैं आपको बताया नहीं हूँ। बृहत पाषाण स्मारक, बृहत पाषाण स्मारक की मैंने आपको लेक्चर में बताया नहीं, लेकिन यहाँ यहीं पे मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। बृहत पाषाण स्मारक का मतलब महापाषाण काल, महापाषाण काल, जहाँ पे कब्रों में जो शव दफनाए जाते थे उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, तो वो बड़े बड़े पत्थरों से यूज करके शव को दफनाया जाता था। वो दक्षिण भारत में ये जो क्रियाकलाप था, ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर है। तो यहाँ पे देखिए ना, सन्यासी गुफाओं, ये आंसर है नहीं। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, तो भाई किसी मृतक को दफनाया ही जाता था, बस यूज क्या किया जाता था कि महापाषाण माने बड़े बड़े पत्थर से उसको ढक दिया था। कहाँ पे ये प्रथा चल रही थी? दक्षिण भारत में। अगला मंदिर के रूप में था नहीं, उपयुक्त में से कोई है नहीं, यानी कि आंसर बी हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला कथन, मध्य पाषाण काल की शुरुआत हिमयुग की समाप्ति से मानी जाती है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत हिमयुग की समाप्ति से मानी जाती है। कैसे? आप सही है कि गलत है? ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? भाई मध्य पाषाण काल की शुरुआत जब आपका पूरा पाषाण काल चल रहा था तो उसमें क्या स्थिति थी? वो झिंगा लाला हुम हिमयुग चल रहा था। फिर जब झिंगा लाला हुम खत्म के हिमयुग की समाप्ति हुई तो क्या चालू हुआ? मध्य पाषाण काल, पृथ्वी गर्म हुई थी। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? हिमयुग की समाप्ति। तो ये आपका पहला क्या है? ये सही है। अगला दूसरा, पूरा पाषाण काल को जलवायु परिवर्तन तथा पाषाण उपकरणों के स्वरूप के परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था टूल्स के बारे में, उपकरणों के बारे में मैंने एक लेक्चर लिया था। उस उपकरणों के बारे में मैंने बताया था कि मानव क्या करता था, जो नदी के तली में जो बैठे चिकने चिकने पत्थर होते उनको क्या कहते थे? पेबल्स, बटिकास्म। क्या करता था? उसको उठा के पटका 3 भागों में, 2 भागों में टूट जाते थे। जो बीच का था वो कोर था, साइड्स के फ्लेक्स थे, और उसी कोर को फिर आगे क्या किया? महीन करके उसको क्या बना दिया? ब्लेड बना दिया। तो उपकरणों के स्वरूप में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांटे थे। क्या क्या? निम्न पूरा, मध्य पूरा, उच्च पूरा। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। तो मैंने आपको बताया था कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में तीन प्रकार के, तीनों का अलग अलग उपकरण था। लोअर में क्या था? कोर्स थे। मिडिल में क्या आया? फ्लेक्स आए। फिर यही कोर को क्या किया गया? उसको और महीन करके क्या बना दिया गया? ब्लेड। तो उपकरणों की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि पहला पहला ये तो सही हो गया कि चलिए उपकरणों के स्वरूप के परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में हो गया।
लेकिन ये जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन भी तो हुआ था भाई। हिमयुग समाप्त हुआ, फिर बीच में ग्लेशियर इंटर ग्लेशियल पीरियड आया, फिर हिमयुग आएगा, तो जलवायु परिवर्तन भी हुआ। तो यानी कि ए ऑप्शन भी क्या है, सही है। अगला आइए, फलक संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब ये चीज थोड़ा सा आपको इसी से है संबंधित। फलक, फलक मतलब फ्लेक्स, जो मानव ने पत्थर को उठा पटका जो साइड साइड के निकले थे टूटे हुए, उनको फ्लेक्स, फलक संस्कृति। तो वो कब से संबंधित था, मध्य पाषाण काल संबंधित है कि मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है? मध्य पूरा पाषाण काल से, ये है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में तो दूसरा वो दूसरी चीज हो गई, वो पूरा पाषाण काल के बाद की है। ये पूरा पाषाण काल में ही मध्य पूरा पाषाण काल था, उस वहां वहां जो है फ्लेक्स यूज करता था मानो। तो ये क्या है, गलत हो गया। अगला, सूक्ष्म पाषाण उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सूक्ष्म, मध्य पूरा पाषाण, अब सूक्ष्म मैंने आपको कब बताया था, हाँ सूक्ष्म उपकरण मतलब माइक्रोलिथ्स, मैंने आपको कब बताया था ये, आपको मैंने तब बताया था हिमयुग की समाप्ति हुई, पृथ्वी गर्म हुई, छोटे फूटे घास फूस निकले, छोटे मोटे जानवर निकले, उन छोटे मोटे जानवरों को मारने के लिए छोटे छोटे टूल्स उपकरण, जैसे भाले के आगे फिट करना, त्रिकोणी, तो छोटे छोटे। तो कब ये हुआ था, मध्य मध्य पाषाण काल में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मध्य पूरा पाषाण काल लिखा है, यानी कि ये भी गलत है। ये पूरा अगर हट जाता, मध्य पाषाण काल लाता, तब ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इसकी आपको कथन की बारीकियों को समझिए, कैसे कैसे इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, कैसे कितना बारीकी है। इस तरह से बारीकियों से आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी का क्वेश्चन आप एकदम आसानी से हल कर लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा, ये इसको भी ध्यान देना है। कभी कभी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, सत्य कथन पहचान करना कि असत्य, उनके दिमाग में एक बैठा रहता है पहले से ही कि सत्य कथन की पहचान करो, जो कि यहाँ क्या लिखा है, असत्य कथन की पहचान करो। तो असत्य कथन कौन कौन है, 3 और 4, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन, आदि मानव के जीवाश्म बोरी से प्राप्त हुए हैं। आदि मानव के जीवाश्म बोरी से प्राप्त हुए हैं, बोरी महाराष्ट्र, बोरी महाराष्ट्र, वहां से क्या हुए, पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए हैं। आदि मानव के जीवाश्म, हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, कुछ याद आ रहा है, मानव खोपड़ी के जीवाश्म। तो ये पहला कथन क्या है, बोरी से प्राप्त नहीं हुए हैं। बोरी से क्या प्राप्त हुआ है, मानव के जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए हैं, पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं बोरी से, आदि मानव के। आदि मानव के जीवाश्म जो है हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, वहां से प्राप्त हुई, मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण के, ये तो एकदम सीधे सीधे एकदम चुटकियों का खेल है, कि पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल में नहीं हुआ था। पशुपालन तो चल रहा था नवपाषाण काल में, लेकिन प्रारंभ नहीं हुआ था, प्रारंभ तो मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये आपका कथन गलत है। वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत से मिले हैं। वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत से मिले हैं। क्या ये सत्य है कि असत्य है? मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा है। चौथा नंबर एक बार पढ़िए, इसको देखिए, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या है? भाई नवपाषाण काल के अंत तक जाते जाते मनुष्य ने क्या खोजा था, कॉपर, तांबा। तो लोहा तो आएगा आपका वैदिक काल में, अभी लोहे वोहे से कोई ज्ञान नहीं था आदिमानव को। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप तीसरा बताइए, सही है कि गलत है? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही कौन सा है, तीसरा सही है, गलत है? वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, ये वैश्विक संदर्भ में पूछ रहा है।
फर्टाइल क्रिसेंट, मेसोपोटामिया, 9000 BC, 10,000 BC। जौ मिला था, इसलिए ये क्या है, ये भी गलत है। तो चारों गलत है। असत्य कथन की पहचान करना है तो क्या हो गया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन की पहचान करें। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है। तो मानव की उत्पत्ति मानी जाती है अफ्रीका में, ये तो मैंने आपको जो चार्ट बनवाया था उसमें लिखा है, अफ्रीका, रिफ्ट वैली, अफ्रीका में ही माना जाता है। इस संदर्भ में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अफ्रीका में मानी जाती है। अब मानव की उत्पत्ति को लेकर पूरे वर्ल्ड में दो व्यू हैं, इसको लेकर डिबेट होती रहती है। माना तो यही जाएगा कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में ही मानी जाती है, लेकिन इसको लेकर दो व्यू हैं। क्या व्यू हैं, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है कि क्षेत्रीय उत्पत्ति। यानी कि कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और वहीं से मानव पूरे विश्व में फैला था। और एक तरफ मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों से हुई थी, जो जहाँ हुआ वहीं से, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से ही फैल गए पूरे ऑल वर्ल्ड में। तो इसको लेकर दो भी हैं, डिबेट होता रहता है। तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है, कथन क्या है, सही है। आधुनिक मानव उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। आधुनिक मानव उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, होमो सैपियंस, सही है ये ऑप्शन। जाके एक बार लेक्चर को पढ़िएगा और उसमें देखिएगा। भारत में मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम शिवालिक पहाड़ी से मिले। तीसरा, क्या सही है गलत है, भारत में मानव के जीवाश्म, भाई भारत में मानव के जीवाश्म शिवालिक पहाड़ी से मिले थे कि नहीं मिले थे। मानव के जीवाश्म हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, वहां से मिले हैं। हथनोरा ग्राम, नर्मदा घाटी, मानव के जीवाश्म मिले हैं। ये भारत के स्तर पे पूछ रहा है, तो ये क्या है, गलत है कि सही है। ये तो दोनों सही है, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, केवल 3। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पूरा पृथ्वी की उत्पत्ति, मैंने आपको एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धीरे 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 एक कोष की जीव आए, फिर उसी में से कम्प्लेक्स जीवों का विकास हुआ, उसी में से मैमल्स आए, मैमल से धीरे 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 होमो सैपियंस आए, फिर होमो सैपियंस पाषाण युग में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर पाषाण युग से, पाषाण युग में पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, नव पाषाण, ऐसे होते होते हम लोग कहाँ पहुँच गए, नव पाषाण के लास्ट तक अब तक हम लोग पहुँचे हैं। कि नव पाषाण के अंत में जाते जाते हम तो कौन सी धातु मिली, तांबा मिली है, तांबा मिला है। और इस तांबे से आगे की कहानी अभी कनेक्ट होगी, वो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक लोग। अब आपको देखना है कि क्या तांबा मिला था, तो क्या भारत के हर कोने में तांबा मिला था, क्या क्या कुछ ही स्थानों से मिला था, ये आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और अब तक मैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 35 तक हल कराया हूँ। तो ये लगभग यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ वनडे एग्जाम, ये सारे एग्जामों से संबंधित हैं ये क्वेश्चन। इसको एक बार आप देखिए, समझिए। इसके बाद मुझे लगता है कि 95% क्वेश्चन आप पाषाण काल से और ह्यूमन एवोल्यूशन से सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।